दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज स्टडी 91 आपके लिए लेकर आया हिंदी की मैराथन क्लास। दोस्तों बहुत दिनों से देख रहा हूं कि YouTube पर अलग अलग चैनल पर मैराथन क्लास आ रहा है। मुझे भी लगा यार हमें भी अपने बच्चों को मैराथन क्लास देना चाहिए। लेकिन ये मैराथन क्लास में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं, देखिए एक बार आपको कवर करूंगा वर्णमाला। वर्णमाला में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सभी मैं आपको याद दिला दूंगा एक बार फिर से। शब्द रचना हो गया, वाक्य रचना हो गया, भाषा और बोलियां हो गई, समास हो गया, संधि हो गया, लिंग हो गया, रस हो गया, कारक हो गया, अलंकार हो गया। ये सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये मैं इस एक ही क्लास में कवर करने वाला हूं। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं चाहूंगा सबसे पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस तरह के अच्छे वीडियो चाहिए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। और एक बात बड़ी ध्यान से समझ लीजिए, हमारे स्टडी 91 चैनल पर सभी विषय को चैप्टर वाइज डिटेल से पढ़ाया गया। सिर्फ हिंदी नहीं, आप हर एक विषय को आकर के डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी कहानी शुरू करूंगा वर्णमाला से। ठीक है, अब बात अगर वर्णमाला की आई गई है तो बहुत सारे टर्म्स यहां पर हैं जो बड़े कठिन है, लेकिन मैं यहां पर बताने जा रहा हूं ह्रस्व स्वर के बारे में। आप सभी को पता है दोस्तों ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, कम समय लगे। देखिए ह्रस्व का मतलब ही होता है क्या, कम। जिनके उच्चारण में कम समय लगे वो ह्रस्व है, और जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगे वो दीर्घ है। जिनके उच्चारण में कम समय लगे ह्रस्व, जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगे दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है, बात आती कौन ह्रस्व स्वर है, तो जितने स्वर हैं, स्वरों की कुल संख्या कितनी है 11। ठीक है, अब जितने स्वर हैं उनमें से देख लीजिए किसके उच्चारण में कम समय लगेगा। अ कम समय लग रहा है, आ ज्यादा समय लगेगा, ई कम समय लगेगा, ई ज्यादा समय लगेगा। तो बस देख लीजिए इस तरह से देखेंगे तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है 4। और यही ह्रस्व स्वर ही क्या कहे जाते हैं, मूल स्वर कहे जाते हैं। अभी आगे आपको बताऊंगा मूल स्वर, तो इन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है। अ, ई, उ और री, ये 4 होते हैं मूल स्वर। तो याद रखेगा ह्रस्व स्वर और मूल स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। बाकी के जितने बचते हैं 7, 7 4 11 हो जाएगा। तो ये देखिए 7 यहां पर दिए हैं। ठीक है, कौन कौन सा, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इन सब में ज्यादा समय लगता है, इस वजह से इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। दोस्तों आपसे एक लाइन में पूछ देता है बस खाली कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, बताइए 7। ठीक है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, बताइए 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी है 4। या इसके अंदर से पूछ सकता है कि ए क्या है, ये ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। एक और है दोस्तों आगत स्वर। ये जो बोलते हैं ना औ, जो औ आता आवाज आता है औ, तो इसको आगत स्वर कहा जाता है। ठीक है, आगे है संवृत्त स्वर। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड में यहां पे हाई कर दिया। संवृत्त स्वर कौन सा है, तो बड़ी ई और बड़े ऊ को, बड़ी ई ऊ, जिसमें ज्यादा आपका वोट बनता है ना, जैसे ई तो आपको खींचना पड़ेगा और आवाज निकालना पड़ेगा, तो ई ऊ, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, ये संवृत्त स्वर कहलाता है। क्या होता है, संवृत्त। आगे देखिए अर्ध संवृत्त। अब इसी का जो छोटा रूप है, ई का छोटा रूप क्या है, ई, और ऊ का छोटा रूप क्या है, ऊ। तो ई ऊ यानी छोटा ई और छोटा ऊ ही क्या कहलाते हैं, ये अर्ध संवृत्त कहे जाते हैं। ठीक है, और संवृत्त में इसी का बड़ा वाला भाई आ जाता है। ठीक है, एक और होता है विवृत्त। विवृत्त तो यहां पर आ, ऐ, आ, याद रखेगा आ। ठीक है, ऐ, औ और आ, ये तीनों होते हैं विवृत्त में। इसी तरह से अर्ध विवृत्त में क्या हो जाएगा, इसी का छोटा और इसका छोटा और इसका छोटा, और एक अलग से हमने ला के रख दिया जिसको हम आगत बोलते थे। ठीक है, तो इनको मिलाकर बनता है अर्ध विवृत्त। याद रखिए एक प्रश्न और यहां इंपॉर्टेंट है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो 11 है, और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 41 है। 11 प्लस 41 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इस तरह से हमारी वर्णमाला में कुल संख्या कितनी है, तो 52 है। इंग्लिश का जस्ट 2 गुना, इंग्लिश में 26, हिंदी में 52। आगे देखिए करा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजन दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन होते हैं टोटल 25, लेकिन 25 के अलावा 2 को और भी कहीं कहीं पर शामिल मान लिया जाता है। इस वजह से कहीं कहीं पर 27 या तो 25 तो एकदम फिक्स है। कैसे, क से लेकर म तक, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अ ड़ त थ द ध न प फ ब भ
म, यहां तक हो जाता है। क से लेकर म तक ये 25 होते हैं टोटल, ठीक है। तो याद रखिए ये आपके क्या कहे जाते हैं, ये स्पर्शी व्यंजन कहे जाते हैं, स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। और इसके अलावा दो अगर अलग से ऐड किए जाते हैं तो याद रखिए ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी ये अलग से हैं, तो इनको भी कभी कभी स्पर्शी व्यंजन में डाल दिया जाता है, बट आप 25 याद रखो, ठीक है। आगे देखिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ जो अंदर से निकलते हैं, यर अलावा, कौन सा, यर अलावा, 4 होती है इनकी संख्या। और इसी तरह से उष्म, जिसके बोलने से गर्मी निकलती है, श ख श ह, अपने मुख के सामने हाथ रख के बोलिए श ख श ह, ये चारों ऐसे शब्द हैं जो क्या होते हैं, याद रखिए उष्म, गर्मी निकलती, इसलिए इसका नाम है उष्म व्यंजन। इसी तरह से याद रखिए संयुक्त व्यंजन, उनकी संख्या भी 4 है, छत्र ज्ञ श्र, कौन से, छत्र ज्ञ और श्र, उनको भी याद रखेगा, वो संयुक्त व्यंजनों में आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर लिखा है आगत व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 2। तो याद रखिए आगत व्यंजनों की कुल संख्या 2, ठीक है। ज के नीचे बिंदी और फ के नीचे बिंदी अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं, ठीक है। अर्धस्वर किसे कहा जाता है, य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। अब जो नहीं पढ़ा होगा परीक्षा में कैसे करके आएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सभी मैं डिटेल में पढ़ाया हूं, हिंदी की वीडियो आकर देखो, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया गया। आज तो मैराथन क्लास है, इस वजह से थोड़ा सा स्पीड में लेकर चल रहा हूं क्योंकि आपके रिवीजन करने का समय है, ठीक है। य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है, तो र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है, ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। इसी तरह से कहता है उष्म संघर्षी, अरे चाहे उष्ण कहो चाहे उष्ण संघर्षी कहो, ये स ख श ही होते हैं, ठीक है। और उत्क्षिप्त में याद रखिए ड और ढ आते हैं, उत्क्षिप्त, ठीक है, उत्क्षिप्त। और ये जो ज और फ दे रहा है ये आगत में आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आपका बहुत कंफ्यूजन होता है अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले अल्प प्राण महाप्राण समझ लो। अल्प प्राण मतलब जिनको बोलने में कम हवा निकले, अल्प प्राण कम हवा बाहर आए, अल्प प्राण जिनको बोलने में ज्यादा हवा बाहर आए, महाप्राण। अब जैसे आपने बोला क तो कम हवा आ रही, ख बोल के देखिए ना, अपने मुख के सामने हाथ लगाइए, आपको पता चल जाएगा, आपका मुख बताएगा कहां कम हवा कहां ज्यादा। अल्प माने कम, महा माने ज्यादा, यानी जहां कम हवा निकले अल्प प्राण, जहां ज्यादा हवा निकले महाप्राण। तो देखो क में कम हवा, ख ज्यादा हवा, गो में कम हवा, घ में ज्यादा हवा, ठीक है। तो बस इससे क्या पता चल जाता है, अल्प प्राण में याद रखिएगा, यहां पर देखिए देखिए ध्यान से, अल्प प्राण में याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम इसमें कम हवा निकलती है। कैसे, क में कम हवा होती, ख में ज्यादा होता, ग में कम होती, घ में ज्यादा होता है, फिर अंगा में कम हवा। तो पहला, तीसरा और पांचवा याद रखिए अल्प प्राण व्यंजन कहे जाते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा ये वर्ग चलता है। वर्ग कैसे होता है देखिए, जैसे आपने लिखा क ख ग घ अंगा, ठीक है। फिर लिखा यहां पर च छ ज झ इया, फिर यहां पर लिखा ट ठ ड ढ अड़ा, ठीक है, ऐसे लिखा। फिर लिखा त थ द ध न। तो याद रखिए देखिए ये जो पहला वाला कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, पांचवा कॉलम है, ठीक है। ये वाला जो होगा ना, बस इसी वर्ग को क्या कहा जाता है, ये जो तीनों वर्ग हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, इन्हीं को अल्प प्राण कहा जाता है। और साथ ही साथ यर अलावा जो होता है ये भी अल्प प्राण वाला होता है, क्योंकि कम हवा, और सख सह में ज्यादा हवा। तो याद रखिएगा, अगर यहीं से आप दूसरा वाला पकड़ लिए कॉलम, ये ख वाला और घ वाला, जहां ज्यादा हवा आ रहा है, तो ये महाप्राण हो जाएगा। याद रखिए दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, ठीक है, ये महाप्राण होते हैं, प्लस स ख स ह ये भी महाप्राण में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में खूब क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछेगा, प बताइए अल्प प्राण है कि महाप्राण व्यंजन है, बताइए। प में तो प पहले आता है, फ में ज्यादा हवा, प में कम हवा, तो प क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। पूछेगा झ तो बताइए महाप्राण है, पूछेगा ज बताइए अल्प प्राण है, पूछेगा ठ बताइए ज्यादा हवा आ रही है, महाप्राण। अरे रटना नहीं, आपको रटना नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझो। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कहीं से कुछ भी पूछे, कहीं से कुछ भी पूछे, सब बता दोगे आप, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखिए अघोष सघोष की कहानी क्या है। अघोष सघोष एकदम वैसी ही कहानी है। कह रहा है अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय वर्ण जो होते हैं, वर्ण नहीं होता यहां पर, वर्ग होगा प्रत्येक, ठीक है, यहां भी वर्ड होगा, ठीक है, वर्ग। याद रखिए प्रथम और द्वितीय, यानी क और ख वाला जो चल रहा था लाइन, जैसे क ख नीचे वाले में च छ, उसके नीचे ट ठ, उसके नीचे त थ, उसके नीचे प फ। ये पहला और दूसरा जो लाइन होता है ये अघोष में आते हैं, प्लस उनके साथ याद रखिए स ख स, लेकिन ह नहीं आता, ह यहां पर अपवाद है, ह अपवाद है। लोग जानबूझकर गलती कर देते हैं, पढ़े नहीं होते हैं, अघोष में ह भी याद कर लेते हैं, ठीक है। तो ह को इनके साथ मत रखिएगा, ह अघोष नहीं है, ह सघोष में आता है, ठीक है। सघोष, सघोष में क्या क्या आएगा, तो याद रखिए तीसरा, चौथा, पांचवा लाइन से
पहला दूसरा वहां पर आ गया, अघोष में आ गया, तीसरा चौथा पांचवा ये सघोष में आता है, प्लस य र ल व और साथ में ह ये आ गया। और जितने भी स्वर हैं वो सभी भी किस में आते हैं? स से स्वर, स से सघोष, स से स्वर, स से सघोष। याद रखिएगा, अगर इतनी बात याद रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको इस प्रश्न में डाउट होगा। ठीक है, चलिए अब हमारा ये शब्द रचना यानी वर्ड रचना समाप्त होता है। हम सीधे आते हैं शब्द रचना, हमारा अगला चैप्टर। ठीक है, शब्द रचना में सुनिए, आपको कंफ्यूजन होता है, मैं खाली वही पढ़ाया हूं ना मैराथन क्लास में जहां आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखिए रूढ़ शब्द, आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो रूढ़ माने ही क्या होता है? जिनका विभाजन ना हो सके, जिनका विभाजन ना हो सके उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कलम, कलम को लो विभाजन करो, कलम का। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय का तो विभाजन हो जाएगा ना, विद्याधनालय बराबर विद्यालय। ठीक है, अश्वशाला, अश्वधनशाला बराबर अश्वशाला। ठीक है, रेल धन गाड़ी बराबर रेलगाड़ी, वहां विभाजन हो जा रहा है। लोग कलम का विभाजन करके दिखाओ, लोग घर का विभाजन करके दिखाओ। ठीक है, कैमरे का विभाजन करके दिखाओ, मोबाइल का विभाजन करके दिखाओ, कुर्सी, टेबल, मेज, किताब, कॉपी का विभाजन करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे। अरे जिनका विभाजन नहीं होता वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बस इतना ही तो है। लोग कहते हैं सर याद नहीं होता, अरे याद करने लायक कुछ हो तब तो याद करो, समझ में आ रहा है? बस यही रूढ़ शब्द है। इसी तरह देखिए योग रूढ़, योग मतलब यानी दो रूढ़ शब्द आ गए और योग आ गया उसमें, तभी तो इसका नाम पड़ा योग रूढ़। अब देखिए विद्याधनालय, अब यहां पे आप कह सकते हो, देखिए योग रूढ़ शब्द करा, जब दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ दे दे, विद्याधनालय सही है लेकिन वो योग रूढ़ में नहीं आएगा। पता एक छोटा सा अंतर है, योग रूढ़ कहता है पर्यायवाची है, योग रूढ़ क्या है? पर्यायवाची, मतलब एक तीसरा अर्थ देता है, ये उसका नियम है। जैसे गजानन, ये योग रूढ़ शब्द है। गजानन आते ही आपके दिमाग में गणपति भगवान गणेश का चित्र आ जाता है। बस वही वाली बात होगी जो बहुब्रीहि में आता था समास में। ठीक है, आज वो भी पढ़ेंगे हम लोग, तो याद रखेगा गजानन। पंकज कमल को कहा जाता है, दशानन रावण को कहा जाता है, लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है, द्विज ब्राह्मण को कहा जाता है, द्विज ब्राह्मण को कहा जाता है, चारपाई, चार है पाया जिसका, चारपाई। ठीक है, तो चार यानी याद रखिए वो शब्द हैं योग रूढ़ में आते हैं। ठीक है, जिससे तीसरा अर्थ का बोध होता है। यौगिक शब्द में याद रखिए जो कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, जो कहा जा रहा है वही बताते हैं। विद्याधनालय बराबर विद्यालय, ठीक है, वही बताते हैं। तो याद रखिए ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, योग रूढ़ और यौगिक में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो वहां कंफ्यूजन होता है। जब सेम अर्थ दे तो यौगिक शब्द, और जब अलग अर्थ दे तो योग रूढ़ कहे जाते हैं। बस इतना अगर याद रखते हो तो कहानी खत्म। ठीक है, शब्द रचना में इससे ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाता। बाकी बात आती तत्सम तद्भव की, बचपन से पढ़े आए हो, तत्तधन सम बराबर तत्सम। अरे जो संस्कृत से समान रूप से आ गया हो और हिंदी भाषा में उसका इस्तेमाल किया जाता हो, जैसे गृह, गृह क्या है? ये तत्सम है। चक्षु, नयन, ये क्या है? तत्सम है। समझ में आ रहा है? मुख, हस्त, ये क्या है? तत्सम है। तो याद रखिए हस्त, पाद माने पैर, पाद क्या है? तत्सम है। ठीक है, गृह माने घर, तत्सम है। आम्र तत्सम है। ठीक है, तो ये तत्सम होते जो संस्कृत के समान हो। बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं तत्सम का वीडियो। ठीक है, एक बार आप जाके देख लो, मैं तो उसमें यह बताया हूं कि कैसे बिना पढ़े आप बता दोगे कि कहां पर तत्सम कहां पर तद्भव है। ठीक है, जैसे कहीं पर संस्कृत टाइप का शब्द मिल जाए, ठीक है, कर्पूर, ठीक है, उस तरह के शब्द, या छत्री वाला छ मिल जाए, या कहीं पर व मिल जाए, याद रखिए वहां पर हमेशा क्या होता है? बड़ा वाला स्व मिल जाए, वहां पर हमेशा तत्सम होता है। ठीक है, और उसके अलावा जहां अलग शब्द आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे नॉर्मली किसमें आ जाते हैं? तद्भव में आ जाते हैं। बहुत कॉन्सेप्ट है थोड़ा 6-7 लाइन का, तो एक बार जाके देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला दे रहा है तद्भव। अरे जो आए तो संस्कृत से लेकिन रूप बदल गया। आया था क्षेत्र, आया था क्या? संस्कृत से एक शब्द आया क्षेत्र। कौन सा शब्द आया? क्षेत्र। ठीक है, समय के साथ बदलाव हो गया, इसी क्षेत्र को हम खेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेत बोलते हैं। संस्कृत से एक शब्द आया दुग्ध। क्या शब्द आया? दुग्ध। आज वह ग गायब हो गया और केवल दूध बचा है। ठीक है, इसी तरह से एक शब्द आया दधी। ठीक है, दधी। ठीक है, दधी, और वो आज शब्द किसमें हो गया? आज दही हो गया है। ठीक है, एक शब्द संस्कृत का था आम्र। ठीक है, आम्र, और आज क्या बचा है? आज खाली आम बचा है। ठीक है, समझिए बात को। एक शब्द था गृह। ठीक है, आज हम गृह को क्या बोलते हैं? घर बोलते हैं, या गृह का गे हो गया। समझ रहे हैं? तो ये बात को समझिए आप, बस यही है तत्सम तद्भव का खेल। तो इसको आप ध्यान रखिए, परीक्षा में इसी तरह से चीजें पूछी जाती हैं। डिटेल में आप वीडियो जाके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। आज मैराथन क्लास में मैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए हाजिर हुआ हूं। देखिए अगला है वाक्य रचना। बड़ा चिंता होता है आपको, सर वाक्य रचना क्यों? परीक्षा में 3 तरह के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। आप कंफ्यूज हो जाते हो, सर क्या सही क्या गलत, कैसे याद किया जाए? सिंपल टेक्निक बताता हूं, आप याद कर लो। ठीक है, अगर इतनी बात याद रखोगे परीक्षा में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
देखो सरल वाक्य, सरल वाक्य ऐसे मत देखो, कुछ लोग कहते हैं जो सरल वाक्य दिखे वो तो दिख जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सुनो, दो तरह की चीजें होती है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। उद्देश्य और विधेय का नाम सुने हैं, बस वही आप समझिए। कह रहा जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय अथवा एक से अधिक उद्देश्य लेकिन विधेय फिर भी एक, हमेशा तो एक बात याद रखिए ना, ऐसा वाक्य जहां एक विधेय हो, ठीक है, विधेय एक हो, ठीक है, लेकिन उद्देश्य अधिक हो सकता है, उद्देश्य जो है वो अधिक हो सकता है, वो एक हो सकता है या एक प्लस हो सकता है, ठीक है। तो उद्देश्य एक या एक से अधिक हो सकता है लेकिन विधेय फिक्स हो, केवल एक ही विधेय हो, वहां पर क्या होता है सरल वाक्य। जैसे एग्जांपल समझिए, कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे। एक एग्जांपल दे रहा, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं यहां पर क्या है, मैं उद्देश्य हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, स्कूल जाना क्या है, ये विधेय है, ठीक है। मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा हूं, जाना स्कूल ही, क्योंकि विधेय एक ही होना चाहिए, सब्जेक्ट बदल सकते हैं, समझ रहे हैं, ये उद्देश्य बदल सकता है। मैं और मेरे साथ मेरे मित्र आ गए, मेरे साथ मेरे दोस्त आ गए, मेरे साथ मेरा परिवार आ गया, मेरे साथ मेरा भाई बहन मेरी पत्नी आ गई, ठीक है। तो याद रखिए, जैसे मैं अपने पत्नी के साथ विद्यालय जा रहा हूं, मैं अपने पत्नी के साथ घूमने जा रहा हूं, मैं अपने भाई के साथ घूमने जा रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैं और मेरा भाई, ये क्या है, ये उद्देश्य है, और विधेय क्या है, घूमने जाना, टहलना, मूवी देखना, ठीक है, जहां जा रहे हो वो आपका विधेय हो गया। तो यहां पर सरल वाक्य होगा, यानी ऐसे स्टार्टिंग में आपको ये इस जैसा दिख सकता है लेकिन जा रहा था ये वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, वहां पर होता है सरल वाक्य, वहां पर क्या होता है, सरल वाक्य, ठीक है। चलिए आगे देखता हूं, आगे संयुक्त वाक्य। एक छोटी सी ट्रिक आपकी जीवन बदल देगी, क्योंकि परीक्षा में गलती नहीं होगा। सुनिए ध्यान से क्या कह रहा हूं, देखिए संयुक्त वाक्य, नाम क्या दे रहा है, संयुक्त, और इसी के तरीके से मिश्रित वाक्य होता है, इसीलिए आप कंफ्यूज होता है कि संयुक्त और मिश्रित का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन नहीं, एक नहीं, थोड़ा सा अलग है। कह रहा जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हो, मैं और मेरा भाई अभी तक स्कूल जा रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर मैं और मेरा भाई के साथ दो काम होने लगे, दोनों अलग अलग जाने लगे, बस यही तो विधेय बदल गया, उद्देश्य भी अलग अलग हैं, एक या एक से अधिक उद्देश्य और एक या एक से अधिक विधेय भी हो गया, तो ऐसे में क्या उत्तर हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा संयुक्त। तो दो अलग अलग काम को हम जोड़ रहे हैं, दो अलग अलग काम को, अरे भाई साहब कहीं और जा रहे थे, मैं कहीं और जा रहा था, दोनों को लाके जोड़ दिया, इसी को तो बोलते हैं संयुक्त, इसी को क्या बोलते हैं, संयुक्त। देखिए करा कि इस तरह के वाक्य में योजक चिन्ह भी होते हैं, जैसे और लगा होता है, किंतु, लेकिन, परंतु, फिर भी, इसलिए, इस तरह के शब्द जुड़े होते हैं। सुनिए देखिए कैसे हो रहा है, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था, अब दोनों दो काम, समझ रहे हैं। शुरुआत में क्या था, सरल वाक्य में एक ही काम, नहीं दो, हम और अपने भाई के साथ स्कूल जा रहे हैं, वहां पे बट नहीं रहा था और यहां पर दो चीज दिखा रहा है, बस यही समझ लीजिए, जहां कहीं पर इस तरह से दिख जाए सेंटेंस, समझ जाइए वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। आप कहते हो सर याद नहीं होता, अरे याद मत करो, रटो भी तो ऐसे रटो कि हमेशा सही हो, कभी गलत ना हो, रटो भी तो ऐसे रटो। देखिए उसके पिता ने उसे बहुत रोका था, उसके पिता ने उसे बहुत रोका था, किंतु वह राधा से मिलने चला ही गया, ठीक है, राधा से मिलने चला ही गया, तो दो काम हुआ कि नहीं, पिताजी का रोकना एक काम और राधा से मिलने चला गया, ठीक है, ये दो काम। तो जब कहीं ऐसा होता है तो ये और जो यहां पर देखिए योजक चिन्ह है, किंतु है, यहां पर और है, इस तरह के चीजों के साथ जुड़ा होता है। जब दो सेंटेंस होगा तो जाहिर सी बात है बीच में कुछ ना कुछ नियोजक चिन्ह चाहिए, तो यही होता है, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अब सुनिए मिश्रित में क्या होता है, मिश्रित में एकदम दिमाग खोल के सुनिएगा, करा वह कथन जहां एक उद्देश्य, वह कथन जहां एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हो, वहां मिश्रित वाक्य कहलाता है, एक ही उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय, ठीक है। करा ऐसे वैसे जैसे तैसे इस तरह के शब्द आते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर दे रहा है, सुनिएगा ध्यान से, जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे, जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे, मिश्रित वाक्य यहां पर है। कैसे, अरे जैसे ही हुई बरसात, हुई बरसात होना मान रहा हूं एक काम है और मेढक का बोलना दूसरा काम, लेकिन जैसे ही बरसात हुई मेढक टर्राने लगे, मेढक बोलने लगे, ठीक है। तो याद रखिए इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये मिश्रित वाक्य कहे जाते हैं, ठीक है। यहां क्या दे रहा है, कह रहा है एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हो सकते हैं, बरसात हुई और कई विधेय चालू हो गए, ठीक है। तो याद रखिए। अब देखिए इसी में एक और कंफ्यूजन होता है आपका, कृतवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, आपने नाम सुना है ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है आपको, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। देखिए कृत में क्या होता है, कह रहा है जहां ये आपका मैं पढ़ा रहा हूं वाक्य रचना, वाक्य रचना में पूछता है, कह रहा है कि जहां कथन में कर्ता प्रधान हो, अरे तभी तो नाम पड़ा कृतवाच्य, समझ रहे हैं। जहां कर्मवाच्य होगा वहां कर्म प्रधान होगा, जहां कृतवाच्य वहां कर्ता प्रधान होगा। अरे तो रटते काहे लिए हो, रट काहे लिए हो। अब कर्ता प्रधान कैसे हो जाएगा, एग्जाम्पल बताएगा, सुनिए एग्जाम्पल क्या कर रहा है, कह रहा अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, तो प्रधान कौन है, किसकी प्रधानता बताई जा रही है, पूरे क्लास में क्या और किसी की बात की जा रही है, इतनी बड़ी क्लास है, बात किसकी कर रहे हैं,
अध्यापक की, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, अध्यापक ही करता है, वही करता धरता है, तो यहां पर क्या है, कृतिवाच्य है। छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, पूरी क्लास में किसकी बात कर रहे हैं, अध्यापक को हटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, छात्र की बात कर रहे हैं। छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, तो यहां पर छात्र को देख लिया तो छात्र यहां पर करता है, हाँ ठीक है, तो यहां पर भी कृतवाच्य हो जाएगा। इसी तरह से जब प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। दोस्तों मजा आ रहा है पढ़ने में, बस इसी तरह से मजा आएगा क्योंकि हमारे यहां पे हर एक चैप्टर को डिटेल से ही पढ़ाया जाता है। ये तो मैं मैराथन क्लास दे रहा हूं इसलिए आपको और भी मजा आ रहा होगा। एक बार आके आप डिटेल में पढ़ो ना, इतना बेहतरीन आपको समझ में आएगा कि मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको कहीं कोचिंग करने की जरूरत होगी। आप घर बैठे इत्मीनान से पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है आज की डेट में। ऐसे ही नहीं, मात्र 2 से 2.5 साल हुआ, 2 से 2.5 साल के अंदर 13 लाख से अधिक बच्चे, 13,80,000 से अधिक बच्चे ने अपना क्या दिखाया है, अपने आप को यहां पाया स्टडी 91 पर और बहुत कुछ सीखा। यहां से बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया। आप आके कमेंट पढ़ो ना, आपको समझ में आएगा कि औरों से हम बेहतर क्यों हैं। क्यों? क्योंकि हम वो देते हैं जो आपकी जरूरत है। चलिए बातचीत ज्यादा नहीं, सीधे काम पर आते हैं। अब देखिए दे रहा कर्मवाच्य, यानी जहां पर कर्म प्रधान, जैसे वहां पर कर्ता प्रधान था वैसे यहां पर कर्म प्रधान। जब आप सेंटेंस बोलोगे ना तो वहां पर कर्म की प्रधानता आपको नजर आएगी। देखिए कैसे, सुनिएगा ध्यान से। करा है कि सीधे उठाते हैं यहां पर, करा अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है। एक बात बताओ, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो यहां पर आपको लग नहीं रहा है उस सेंटेंस को देख करके कि हिंदी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, देखो देखो, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ी है, छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, छात्रों द्वारा गणित लगाया जा रहा है। हाँ, तो यहां पर क्या, किसकी प्रधानता, उस गणित की, उस हिंदी की प्रधानता है। यह कर्म की प्रधानता की बात करता है। याद रखिए, इस तरह से देखा जाएगा तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से द्वारा शब्द कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। अध्यापक द्वारा, बच्चों द्वारा, ठीक है, बालकों द्वारा, इनके द्वारा, उनके द्वारा, द्वारा शब्द आ जाता है तो द्वारा को ही अपने जेब में डाल दो। हाँ, और द्वारा जहां कहीं दिख जाए कर्मवाच्य टिक मार दो, ठीक है, आपका अपने आप उत्तर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाववाच्य। बहुत कंफ्यूजन सर, कर्ता कृत तक तो बात समझ में आ गया, भाववाच्य नहीं आता है। अरे एक लाइन याद रखो, नकारात्मक सेंस को बताता है जी। हाँ, किसको बताता है, नकारात्मक सेंस की बात करता है। देखिए कह रहा है जहां कथन का भार क्रिया पर पड़े, क्रिया पर पड़े, कर्ता पर पड़ा तो कृतिवाच्य, कर्म पर पड़ा तो कर्मवाच्य, और जब क्रिया पर पड़ जाए तो भाववाच्य कहलाता है, ठीक है। कह रहा नकारात्मक आते हैं, जैसे मेरे पिताजी से दौड़ा नहीं जाता, मेरे पिताजी से चला नहीं जाता, ठीक है। तो यहां पर क्या नहीं, नकारात्मक दिखेगा आपको, माताजी से देखा नहीं जाता, भाई साहब से सुना नहीं जाता, ठीक है। ये क्या होगा, ऐसे नकारात्मक सेंस आएंगे तो भाववाच्य हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आंख बंद करिए, अब सीधे आ जाते हैं समास पर, ठीक है। समास बड़ा कठिन चैप्टर है, ऐसे आपको बड़ा समय लगता है, लेकिन आज मैराथन क्लास में एकदम चुटकी बजाते हुए समास समाप्त किया जाएगा, ठीक है। समास में देखिए 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो पूछ देता है कि यहां पर कौन सा समास है, और दूसरा प्रधान अप्रधान की मामला कर देता है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सर प्रधान, उत्तर पद, पूर्व पद क्या होता है, सर पद समझ में नहीं आता, ठीक है। छोड़ो, गोली मार दो, उत्तर पूर्व को दोनों गोली मार दो, ठीक है। पहला दूसरा पद याद करो, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, ठीक है। देखो अब होता क्या, पहला माने होता है पूर्व, और उत्तर माने होता है बाद, बाद माने होता है दूसरा। बाद, जो बाद में खड़ा हो क्या, दूसरे नंबर पे, जो पहले खड़ा हो पूर्व, तो पहले वाला पूर्व, उत्तर वाला बाद। तो कोई कंफ्यूजन, अगर परीक्षा में दे ही दिया पूर्व या उत्तर तो उसका मतलब समझो, भागो मत। अगर आप भाग रहे हो मतलब आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो, पढ़ना नहीं चाह रहे हो मतलब आपकी जिंदगी में ब्रेकर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो चलिए शुरू हो जाइए यहां से। पहला है द्वंद्व समास, सुनिएगा ध्यान से, एकदम कम शब्दों का इस्तेमाल करूंगा और अच्छे से आपको समझाऊंगा। द्वंद्व समास करा जहां पर दोनों पद प्रधान हो। प्रधान माने क्या होता है, मेन, एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जहां पर दोनों शब्द क्या हो, पद माने शब्द, जहां पर दोनों शब्द या दोनों पद जो लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट हो, अपने आप में प्रधान हो, ठीक है, वहां पर होता है द्वंद्व समास। जैसे मैंने बोला भाई बहन, तो बताइए अब भाई मेन है कि बहन मेन है, अरे आप किसी को बता नहीं सकते। माता पिता, दिन रात, ठीक है, पाप पुण्य, लाभ हानि, ठीक है, ये सब क्या है, ये कैसा शब्द होता है, ये द्वंद्व समास होता है। इस तरह की जब चीजें आती है तो यहां पर द्वंद्व समास होता है। कई लोग कहते हैं अपोजिट है, माता का अपोजिट पिता, भाई का अपोजिट बंधु, ठीक है, बंधु नहीं, सॉरी भाई बंधु नहीं, भाई का अपोजिट बहन। तो ऐसे मत याद करिए, सिंपल याद रखिए, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। एक और नए नए तरह के प्रश्न आने लगे हैं, जैसे पापा पाप। आप लोग कहते हैं सर पापा पाप क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता है यार, संधि विच्छेद करो, पाप धन अपाप बराबर पापा पाप,
पाप धन, पाप बराबर पापा पाप, कहते हैं लाभा लाभ, तो लाभ धन अलाभ, लाभ धन अलाभ, हानि को अलाभ कहा जा सकता है ना, तो लाभा लाभ, क्या पड़ गया नाम लाभा लाभ। तो देखिए वही दे रहा, पापा पाप, लाभा लाभ, धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म दोनों को मिला दिया तो धर्मा धर्म, पाप पुण्य, गंगा जमुना, भाई बहन, माता पिता, ये सब क्या होता है। यहाँ पर कौन सी समास है, संधि नहीं, कौन सा समास है यहाँ पर, द्वंद्व समास है, द्वंद्व, तो 2 बार द आ रहा है, तो याद रखिए द्वंद्व समास और दोनों प्रधान, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आगे देखिए द्विगु समास। द्विगु समास क्या कहता है भाई, द्विगु समास कहता है जहां पर संख्यावाची आ जाए, द्विगु, 2 गो 3 गो 4 गो, द्विगु से याद रखें 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, नंबरिंग, जहां पर नंबरिंग आ जाए, पहला पद नंबरिंग, यानी पूर्व पद संख्यावाची हो, पूर्व पद संख्यावाची हो और उसके बाद वाला जो पद है वो प्रधान कर दो उसको, एक न एक प्रधान तो आएगा। या ऐसा भी होता है कि जहां दोनों अप्रधान होते हैं, अभी बताता हूं आपको। तो देखिए यहां पहला पद संख्यावाची है, दूसरा पद प्रधान, जैसे पंचवटी, पंचवटी कामा लगा दी, यहां पर पंचवटी, तो पंच शब्द आ गया ना, पंच माने 5, चौराहा में 4 आ गया, दोपहर में 2 आ गया, दुपट्टा में 2 आ गया, नवग्रह में 9 आ गया, नवरात्रि में 9 आ गया, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा। कहीं भी अगर नंबरिंग दिख जाए आपको, आंख बंद करके क्या करिए वहां पर, द्विगु समास। लेकिन याद रखिए सब में हावी होता है बहुब्रीहि, सब में हावी क्या होता है, बहुब्रीहि। कभी कभी ऐसे भी द्विगु समास मिलते हैं, जैसे मैंने बोल दिया दशानन, दशानन बोल दिया ना, 10 है आनंद, जिसके आनंद माने होता है सिर, जिसके 10 सिर है, ठीक है, तो दशानन क्या हो जाता है यहां पर, दशानन है वो द्विगु समास है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में अगर ये प्रश्न आए और वहां ऑप्शन में बहुब्रीहि भी दिया हो तो याद रखिए बहुब्रीहि सही हो जाएगा। बहुब्रीहि सबका बाप होता है, बहुब्रीहि सबका बाप होता है, ऐसे सिंपल सा आप बात याद रखो। अगर बहुब्रीहि आ गया तो बहुब्रीहि हो जाएगा, क्यों, उससे हर आदमी डरता है। द्विगु वहां शांत हो जाएगा, बहुब्रीहि वहां पर राजा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दशानन किसको कहा जाता है, रावण को। और जहां पर्यावाची वाला मामला आ जाता है, जहां पर्यावाची वाला मामला आ जाता है, जैसे योग रूढ़ में आता था वही हाल है, जहां पर्यावाची वाला मामला आ जाता है वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो दशानन किसका है, ये बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, अब वहां 4 की बात कर रहा है, वहां तो है द्विगु समास, लेकिन अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि दिया तो चतुर्भुज किसको कहते हैं, जिनके पास 4 भुजाएं, भगवान विष्णु, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप उत्तर बदल जाएगा और बहुब्रीहि आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है अगर परीक्षा में बहुब्रीहि दे दिया है तो, ठीक है। आगे देखिए बहुब्रीहि समास करा, जहां पर दोनों पद अप्रधान, इसमें कोई प्रधानता नहीं होती, जहां दोनों प्रधान होते हैं वो द्विगु होता है, और जहां दोनों अप्रधान होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। तो याद रखिएगा, जैसे दशानन, जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसको कहा जाता है, हर चीज में आपको एक नाम नजर आएगा। त्रिनेत्र बोला भगवान शिव की याद आ गई, महादेव बोला भगवान शिव की, महादेव नहीं होगा, महादेव में दूसरा होता है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, ठीक है, भगवान विष्णु। नीलकंठ भगवान शिव, ठीक है। लंबोदर गणेश जी की बात कर, गजानन गणेश जी की बात करें, ऐसे होता है, ठीक है। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसको याद रखिएगा बहुब्रीहि समास। अगला देखिए कर्मधारय, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब आता है कर्मधारय। सुनिए, कहा कि यहां पर पहला पद अप्रधान है, दूसरा पद प्रधान, पहला अप्रधान, ठीक है, दूसरा पद प्रधान। जैसे मैंने कहा महादेव, तो महाधन देव, तो महा में बताइए महान और देव माने देवता, देव में जो सबसे महान है महादेव भगवान शिव। तो देव इंपॉर्टेंट है कि महान इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो देव इंपॉर्टेंट से देव को प्रधान, यानी उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद क्या है, पूर्व पद अप्रधान होता है इसमें, ठीक है। इसी तरह से पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। इसी तरह से नील कमल, नीला कमल, ठीक है, तो कमल मेन है, कंठ मेन है, महात्मा में महान धन आत्मा, ठीक है, तो आत्मा मेन है। तो याद रखिए उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद क्या होता है, अप्रधान होता है। और यहां पर क्या हो जाता है, याद रखिए यहां पर कर्मधार है। लेकिन अगर परीक्षा में यहां भी बहुब्रीहि दे दिया तो महादेव किसका नाम है, भगवान शिव का नाम है, तो उत्तर तो बहुब्रीहि सही हो जाएगा। तो बहुब्रीहि अगर आ जाता है तो परीक्षा में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज फिर क्या हो जाएगा, महादेव, पीतांबर, नीलकंठ, सब क्या होते हैं, ये होते हैं कर्मधारय समास के अंतर्गत। अव्ययी में क्या होता है, जहां पर पहला पद अव्ययवाची आ जाए। अव्ययवाची मतलब अव्यय, अव्यय वो शब्द होते हैं जिनसे कई शब्दों का निर्माण होता है। जैसे यहां पर दे दिया यथाशक्ति, अब यथा से कई सारे शब्द बनते हैं, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथावत, ठीक है, यथोचित, तो बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो यथा क्या है, ये क्या है, याद रखिए उपसर्ग है, लगे हाथ उपसर्ग प्रत्यय भी समझ लीजिए। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। जैसे यहां पर दे दिया प्रति, अब प्रति क्या है, प्रति ये क्या होता है, ये एक तरह का उपसर्ग है। प्रति से बहुत शब्द बनते हैं, प्रतिमाह, प्रतिदिन, प्रत्येक, ठीक है, तो प्रति से बहुत कुछ बन सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ये अव्यय हो गया। अनुरूप, अनुरूप से भी बहुत बनता है, अनुरूप, अनुचर, ठीक है, अनुगमन, तो याद रखे बहुत कुछ बनता है, अनुसरण, ठीक है। इसी तरह से आमरण, आमरण, आगमन,
ठीक है, ये सब याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आ लग गया तो आ हो गया, अनु हो गया, प्रति हो गया, ये सब क्या है, ये सब उपसर्ग होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में आता है। इसके अलावा धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, इस तरह के जो शब्द आते हैं, यहां भी क्या होता है, यहां भी अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास। ज्यादातर लोग इसको गलती से द्वंद्व समास कर लेते हैं। क्यों? जैसे माता पिता में डैश लगा होता है, वैसे यहां भी डैश है, तो कहते डैश से डैश मिल गया, द्वंद्व उत्तर हो गया। नहीं, गलत हो जाएगा, द्वंद्व नहीं उत्तर होगा, धीरे धीरे, कभी कभी, बार बार, ठीक है, इस सब में क्या है, अव्ययी भाव समास है, ध्यान दीजिएगा। अगला है तत्पुरुष समास, करा कि जहां पहला पद सहायक और दूसरा पद प्रधान होता है, वहां पर होता है, ठीक है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो राजा मेन है, ठीक है। राज रानी, राजा की रानी, राजा मेन है, ठीक है। रोगग्रस्त, ठीक है, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ठीक है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो याद रखिए यहां पर तत्पुरुष हो जाए। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो इन पांचों में नहीं आता वो इस छठे पे आता है, ठीक है, वो तत्पुरुष होता है, ऐसे समझ लीजिए। अगला देखिए नई तत्पुरुष, नई तत्पुरुष, प्रतत्पुरुष, ठीक है, और अलुक, ये तीन आते हैं परीक्षा में, तो आप इसमें भी परेशान हो जाते हैं। देखिए नई में भी नकारात्मकता की बात आएगी, अ या अन शब्द शुरू होगा, जैसे अनदेखा, अनसुना, अनहित, अनबन, अशुद्ध, ठीक है। अन या अ शब्द आ जाए तो वहां पर नई तत्पुरुष, एकदम आंख बंद करके करिए। डिटेल से पढ़ना हो तो वीडियो देखिए, और मैराथन क्लास में आना है और इसका देखना है तो आप सीधे सीधे आप ट्रिक याद करिए, क्योंकि यही जरूरी है। पेपर नजदीक है आपका और आपको यही तरीका फॉलो करना है। प्रादि तत्पुरुष में प्रा दिया गया है तो प्र से ही शब्द स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे प्र उपसर्ग आएगा, जैसे प्रमाण, प्रचलित, प्रमेय, प्रखर, ये क्या है, प्र से शुरू होगा। और अलुक तत्पुरुष याद रखिए, दो याद रखिए, परीक्षा में यही दो खूब आते हैं, जैसे युधिष्ठिर और मनसी, युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए भाई, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हाँ एकदम पढ़ के रहिए, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाए गए हैं, तो आप आकर वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और संधि पढ़ते हैं। क्यों? संधि, ठीक है, अब संधि सिखाता हूं। संधि विच्छेद तो मैं नहीं बता पा रहा हूं यहां पर, क्योंकि समय नहीं है, इसलिए स्पेशली आपको संधि ही बता दे रहा हूं कि संधि आप समझ जाओ। वैसे अगर आप संधि समझ गए तो विच्छेद भी आप कर ही ले जाओगे। कैसे? ये जो तरीका बता दिया आपको, देखिए परीक्षा में कभी भी गुण संधि आ जाए, ठीक है, गुण संधि, तो देखिए आपकी किताब में बहुत कुछ दिया, लेकिन मेरे हिसाब से आप खाली इसको ध्यान दो। ए ओ अर, कहीं पर ए ओ अर नजर आए तो वहां पर क्या है, गुण संधि। कैसे? अरे ए माने ए की मात्रा, ओ माने ओ की मात्रा, ऐसे समझो। कहीं पर ए की मात्रा नजर आए, कहीं पर ओ की मात्रा नजर आए, ए की मात्रा ऐसे और ओ की मात्रा ऐसे, चाहे ए की मात्रा, चाहे ओ की मात्रा, और चाहे अर कहीं पर नजर आए, तो याद रखिए अर माने उड़ंती वाला रह जाएगा, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, गुण संधि। चलिए अब आपको दिखाता हूं तरीका। जैसे यहां पर देखिए नरेंद्र है, बीच में ए की मात्रा देखा, नरेश, सेंट्रल पॉइंट देखिएगा खासकर, क्योंकि संधि जब किसी शब्द को जोड़ेंगे तो बीच में ही संधि होगी ना, साइड में तो संधि होगी नहीं, बीच में ही होगी संधि, तो याद रखिएगा नरेश। यहां पर देखिए ए की मात्रा, ए की मात्रा, यहां पर देखिए ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, सुनते जाइए खाली। सौर्योर्जा, यहां पर ओ, अर भी आ गया। महोदय में ओ की मात्रा, महोत्सव में ओ की मात्रा। सप्तरी में देखिए सप्तर्षि, अर्षि, अर्षि, और अर मैंने बोला था अर, ठीक है। सप्तर्षि, देवर्षि, महर्षि, तो यहां पर क्या है, तो याद रखिए अर आ गया, और यहीं पर होता है गुण संधि, ठीक है। गुण संधि कैसे हो गया ये, तो सुनिए, करा जहां पर अ आ के साथ कहीं पर ई उ या री आ जाए तो क्या हो जाएगा, वहां पर गुण संधि आता है। तो अगर आप इतनी ये बात रखें याद, तो आप समझ सकते हैं। परम धन ईश्वर, तो परम में अ आ गया और धन ईश्वर में ई आ गया, तो अ और ई मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा, तो परमेश्वर हो गया। तो आप समझ जाओगे और खुद से निकाल लोगे, ठीक है। इसी तरह से देखिए वृद्ध संधि, गुण संधि में ए ओ हो गया, वृद्ध संधि में बुढ़ा हो गया, बुढ़ा मतलब डबल मात्रा, तो ए की जगह ए की मात्रा आ गई, ए की जगह ए की मात्रा आ गई, ओ की जगह औ की मात्रा आ गई, वहां पर क्या हो गया, वृद्धि संधि हो गया। देखिए ना, खाली मात्रा देखिए आप, ऐकक में डबल मात्रा, मतैक्य, मवैक्य नहीं मतैक्य होता है, मतैक्य में डबल मात्रा, सदैव में डबल मात्रा, वनौषधि में औ, महौषधि में औ, ठीक है। तो जहां पर ओ या औ, सॉरी ओ नहीं, क्या हो जाएगा, अ या औ, ओ तो कहां पर आ जाएगा, गुण संधि में, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कैसे बना, सुनिए। अ आ ए या ओ औ के साथ मिलकर के क्या बना देता है, अ या और औ बना देता है। तो मैं इसी को खाली पकड़ा हूं और इसको आप याद रखें, ठीक है। तो अगर इतना आप याद रखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे यहां पर देखिए सदा, सदैव, सत धन एव, ठीक है, सदैव हो जाएगा, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यण संधि, ये काफी लोग कंफ्यूज होते हैं यहां पर। मैं तो तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप कम समय में चीजों को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। सुनिए, यण संधि का सिर्फ एक तरीका है, य व र पकड़िए, याद रखिए य व र के साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द जरूर दिया होगा अगर यण संधि आपसे पूछ रहा है परीक्षा में। जैसे देखिए अत्यधिक, य के साथ त लगा दिया, यद्यपि य के साथ द लगा दिया, इत्यादि य के साथ आधा त, कोई ना कोई अधूरा शब्द, अधूरा माने
आधा, अत्याचार प्रत्येक, पित्राज्ञा में देखिए ना त के साथ र लगाया है, त के साथ र लगाएगा तभी ना पित्र बनेगा। हाँ, तो र लगा ना, तो य व र के साथ कोई ना कोई अधूरा, ठीक है। अन्वय देखिए व के साथ क्या कर दिया, न लगा दिया। नदैस्वर य के साथ द लगा दिया, यहाँ य के साथ व लगा दिया। तो याद रखिए यहाँ पर इस तरह से चीजें होती है, ये पहचान करने का तरीका है। अगर आप पहचानना सीख गए तो परीक्षा में 1 नंबर आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। आयादी संधि में देखिए एकदम सिंपल होता है, इसमें तो क्या होता है, उत्तर तो आता है अय, अव, आय, आव, इस तरह के आते बनते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल होता है, जैसे नयन, शयन, पवन, पावक, नायक, नायिका, ये सब शब्द आते हैं ना, ये कहां पर होते हैं याद रखिए, इसमें भी य व ही आएगा, य व के अलावा बीच में कुछ आएगा ही नहीं। ऐसे देखो ना, कभी आप केयर नहीं किए क्या, यहाँ पे देखिए ना, क्यों य और व के अलावा कहीं कुछ नहीं दिखेगा, ये नियम है। य और वह के अलावा कुछ दिख ही नहीं सकता है, अयादी संधि में कुछ दिख ही नहीं सकता, यही दिखेगा, य और वह ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, अयादी संधि। और यण संधि में य व र दिखता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए य व र दिखता है और उसके साथ कोई अधूरा दिखता है, ठीक है। यहां पर अधूरा वाली बात नहीं, यहां पर पूरे पूरे की बात है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है दीर्घ, दीर्घ का नाम ही है दीर्घ। अब दीर्घ क्या होता है, जैसे अ नहीं दीर्घ है, आ दीर्घ है, छोटी ई नहीं दीर्घ है, बड़ी ई दीर्घ में आती है, ऊ नहीं दीर्घ है, बड़ा ऊ दीर्घ में आता है। तो याद रखिए जो दीर्घ होता है ना वहां पे सब कुछ बड़ा होगा, जैसे मतानुसार तो आ की मात्रा, देवालय आ की मात्रा, देवागमन, देवधन आगमन, देवागमन तो आ की मात्रा, परीक्षार्थी बड़ी की मात्रा, विद्यालय में आ की मात्रा, देखते जाइए, कविंद्र में बड़ी की मात्रा, रविंद्र गलत है, छोटी की मात्रा कहीं लग ही नहीं सकती है। अरे नाम है दीर्घ संधि, छोटी ई छोटा ऊ कहीं नहीं दिख सकता, उनका आना व्यर्थ है, आ ही नहीं सकता। तो रविंद्र ये गलत लिखा, अगर रविंद्र ऐसे लिख दो तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। लेकिन ये वाला रविंद्र कभी दीर्घ संधि हो ही नहीं सकता। दीर्घ माने बड़ा, ठीक है, परीक्षा बड़ी की मात्रा, रजनीश बड़ी की मात्रा, लघुर्मी तो देखिए री भी यहां पर आता है, बड़ी की मात्रा, ठीक है। यहां पर अर्मी री आता है, देखिए री को लेकर चलिएगा, ठीक है। तो ये होता है वधुत्सव, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, वधुत्सव, वधु ऊ में क्या हो गया, बड़ी ऊ है ना, छोटा ऊ लगा देते, अगर ऐसे लिख दूं वधुत्सव तो जान लीजिए हमेशा के लिए गलत हो जाएगा। ये वधुत्सव अगर ऐसे लिख दूं ना तो ये दीर्घ संधि हो ही नहीं सकता। क्यों, अरे दीर्घ संधि का मतलब है छोटी ऊ हो ही नहीं सकती, यहां पर बड़ा ऊ होगा तभी दीर्घ संधि होगा, वधुत्सव, ठीक है। तो याद रखिए वधु नहीं होता, वधु होता है, वह होता है, ब नहीं, तो इसको याद रखेगा। चलिए अब आते हैं लिंग में। लिंग माने क्या होता है, अरे स्त्रीलिंग पुल्लिंग यही होते हैं। और संस्कृत वाला उठा लेंगे तो एक तीसरा लिंग आ गया, उभयलिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें बात आती है लिंग की पहचान कैसे जाए। लिंग पहचान करने का एक छोटा सा तरीका है, किसी भी शब्द के आगे कोई विशेषण शब्द लगा दो, विशेषण जैसे अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी, इस तरह का कोई शब्द लगा देंगे, आपको पता चल जाएगा। चलिए पता करते हैं, जैसे सजावट, अब नहीं आपको पता, आपको रटिए मत, आप समझिए सजावट। सजावट की बात आई तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे बताइए, अच्छी सजावट होता है कि अच्छा, जैसे आप कहीं बारात गए तो आप देखते हैं यार अच्छी सजावट है, बड़ी अच्छी सजावट है, कभी बोलते हैं क्या अच्छा सजावट है, अच्छा नहीं, क्या अच्छी, तो अच्छी बोल दिए तो क्या स्त्रीलिंग शब्द आ गया, समझ रहे हैं, ये कैसा शब्द हो गया, अगर अच्छी बोल दिए तो स्त्रीलिंग आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैंने बोला बस, आप बोलते हो क्या, बस आ रही है, बस आ रहा है, बोलिए आप बताइए क्या है, बस आ रही है या बस आ रहा है, हा? तो बस आती है, आ रहा है गलत हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी भी स्त्रीलिंग में आ जाती है। चावल, अच्छा चावल होता है कि अच्छी चावल होता है, चावल अच्छा बना है कि चावल अच्छी बना है, बताइए, अच्छी बनी, ठीक है, चावल अच्छा होता है, अच्छा है इसका मतलब पुल्लिंग में आ जाएगा ना। कलम, कलम अच्छा होता है कि अच्छी कलम होता है, कलम कैसी होती है बताइए, कैसा, अच्छा कलम होता है या अच्छी कलम होती है, आप खुद से पूछो, आपको एक भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और किसी, जैसे मैंने कुर्सी की बात कर दिया तो अच्छी कुर्सी, अच्छा कुर्सी है, अच्छी होती है हमेशा, तो आप ऐसे किसी विशेषण शब्द को लगा के देख सकते हैं, अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी, ठीक है, मेरा कलम, मेरी कलम, ठीक है। तो ऐसे मेरी किताब, मेरी कॉपी, इस तरह लगा के मेरा घर, मेरा घर या मेरी घर, मेरी घर नहीं, मेरा घर, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों कहते हैं मेरा घर है, मेरा माने क्या, मेरा माने पुल्लिंग है, घर क्या हो गया, पुल्लिंग है, ठीक है। आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो सकते हैं, लेकिन वो घर क्या हो गया, वो पुल्लिंग में आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग चीजें पढ़ते हैं। फिर से कह रहा हूं दोस्तों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत कुछ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। शायद आज भी बहुत बच्चे लेट हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कारक के बारे में बता देता हूं, आपकी परीक्षा में खूब कारक से प्रश्न आते हैं, तो जरा याद करिएगा। कर्ता ने, जहां कहीं भी ने मिल जाए, कर्ता ने, तो कर्ता के साथ लगा होता है कर्ता ने, कारक चिन्ह है, कर्म को कर्म से, ठीक है,
संप्रदान, यहां पर देखिए के को लिए के लिए आता है। अपादान अलगाव को बताता है, जब ये ऐसा अलगाव होता है जो कभी वापस नहीं आता। ऐसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते पेड़ से अलग हो गए तो फिर जाके सट नहीं सकते, ठीक है, तो वहां पर अपादान होता है। क्या होता है? अपादान, ठीक है, तो वहां पर अपादान। संबंध कारक में काकी रे, काकी के, नानी ने, रारी रे। इसी तरह से अधिकरण में पर या ऊपर, किसी चीज के ऊपर की बात करता है। संबोधन में हे, हो, अरे। दोस्तों बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं विथ एमसीक्यू, यानी आपको क्वेश्चन आंसर भी कराया गया है कि आप देखो परीक्षा में क्वेश्चन बनता कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अलंकार के बारे में बता देता हूं। अलंकार मुख्यतः कितने आपको पढ़ने हैं? वैसे दो अलंकार होते हैं, शब्दा और अर्थालंकार, ठीक है। अलंकार, अलंकार क्या? जो काव्य की शोभा को बढ़ा दे, अलंकार कहलाते हैं। दो तरह के अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। पहले शब्दालंकार पढ़ते हैं। शब्दालंकार ये 5 टाइप के, स्पेशली इसमें भी 3 ही मेन है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है। उसके बाद वक्रोक्ति, पुनरोक्ति, तो बहुत है ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार, सुनिएगा अनुप्रास अलंकार में क्या? अनुप्रास वैसे 5 टाइप में आता है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में सिर्फ इतना याद रखिए, जहां पर वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, वर्ड की आवृत्ति बार बार हो। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी, रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, च च च च च, जितना भी आ जाए। ये तो एक ऐसा मैं बोल दे रहा हूं ताकि आप, क्योंकि बचपन से आप सभी को याद है तो आसान होता है याद दिलाना, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो उसी तरह से समझिए। इसी तरह से यहां पर है छेकानुप्रास, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां लोग अक्सर आके फंस जाते हैं। छेकानुप्रास याद रखिए, जहां पर वर्ड की आवृत्ति एक बार हो सिर्फ, वहां पर कौन सा अनुप्रास होता है? छेकानुप्रास। ये अभी लेटेस्ट मुझे लगता है 1 वीक के अंदर मैं पढ़ाया हूं आपको, 1 वीक के अंदर, इसलिए इसमें बहुत डिटेल से मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है, हल्का ही बता रहा हूं। अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुआ पढ़ाने हुए, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जहां पर वर्ड की आवृत्ति एक बार हो, सिर्फ एक बार हो, तो याद रखिए वहां पर छेकानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में जहां पर वर्ड की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, वहां पर वृत्त्यानुप्रास। और लाटा में यहां पर वर्ड की कहानी छोड़कर वाक्य पे बात आ जाती है, जहां पर एक वाक्य की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, ठीक है, वही हमसे, हमको लिखे हुए हैं कहां, हमको लिखे हुए हैं कहां, वो आ जाएगा, ठीक है। और याद रखिए जहां सुनने में अनुप्रास हो, कहत, नटत, रटत, खिजत, ठीक है, वहां पर होता है, ठीक है, सुनने में अनुप्रास। और अंत्यानुप्रास, जो अंत में पंक्ति का अंतिम वर्ड जो है यहां पर समान हो, वहां पर होता है अंत्यानुप्रास। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुप्रास मतलब सिंपल याद रखें, जहां पर एक ही शब्द बार बार आए, एक वर्ड, शब्द नहीं, एक वर्ड बार बार आए, वहां पर होता है। लेकिन अगर शब्द की बात करेंगे दोस्तों, 1 सेकेंड, यहां पर देखिए, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा, यहां पर एक साथ ही मैंने करा दिया है कि आप एक साथ देख लो। अनुप्रास में एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, और यमक में एक शब्द जो होता है 2 या 2 से अधिक बार आता है। लेकिन यमक की खासियत होती है कि दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कनक, कनक तय सौगुनी मां दक्ता अधिकाय, जो खाए बौरा है सब, जो पाए बौरा है, ठीक है। तो यहां पर क्या, एक कनक का मतलब धतूरा, दूसरे कनक का मतलब सोना। तो कनक कनक 2 बार लिखा, लेकिन अर्थ अलग अलग है। यदि अर्थ अलग अलग है तभी यमक रहेगा, ठीक है। 3 बेर खाती वह है, 3 बेर खाती है वह, 3 बेर खाती है, ठीक है। तो एक बार 3 बेर की बात कर रहा है, 3 यानी 3 पीस, बेर माने बईर, और एक बार 3 बार की बात कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग है, हर बेर का मतलब अलग है। तो याद रखिए यमक अलंकार, अगर यही एक ही अर्थ देने लगे तो याद रखिए वहां पर क्या हो जाएगा? पुनरोक्ति अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनरोक्ति। अगर अर्थ ही एक देने लगे तो एक ही शब्द से कनक, कनक का मतलब अगर सेम हो जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? पुनरोक्ति हो जाएगा। श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ का मतलब होता है जहां पर एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, 2 नहीं कई अर्थ होते हैं एक ही शब्द के, वहां होता है श्लेष अलंकार। और वक्रोक्ति में क्या है? जहां कहां कुछ और जाए और अर्थ कुछ और हो, ठीक है। तो याद रखें वहां पर क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अर्थालंकार में देखिए, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा इंपॉर्टेंट है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर उपमेय में उपमान को समान बताया जाए। जैसे देखिए सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, समानता दिखाई जा रही है, तो जहां समानता होगी वहां पर उपमा अलंकार होता है। चंद्रमा के समान है बताया जाएगा, आप शेर के समान हैं, ठीक है, आप राम के समान है, तो समानता के लिए किसी के साथ जो आपकी तुलना की जाएगी, तो वहां पर उपमा अलंकार है, ठीक है। और महाकवि कालिदास जी को उपमा अलंकार का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए रूपक अलंकार। अब देखिए यहां से कहानी बदल जाती है, ठीक है, कहानी ये बदलती है, कह जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भेद आरोप न हो। जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा है, समानता की नहीं जा रही, उनके मुख को ही चंद्रमा बता दिया गया। आप शेर के समान है, समानता नहीं, आप ही शेर हैं, आप शेर हैं, ठीक है, आपको ही शेर कह दिया गया। तो ऐसे में उपमा समाप्त हो गया। जब उपमा हट गया तो क्या आ जाता है? रूपक आ जाता है। क्या आ जाता है? रूपक। बस यही कहानी है, ठीक है।
अगर आप ये 2 लाइन समझ जाते हैं, अगर समान आ गया, अगर समानता दिखाई जाएगी तो समान जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर डायरेक्टली बता दिया गया तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। इसी तरह से देखिए रूपक अलंकार यहां पर देखिए दे रहा है, महाकवि तुलसीदास जी को रूपक अलंकार का सम्राट माना जाता है और कालिदास जी को उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जहां खाली संभावना बताई जाए, और जब संभावना बताई जाएगी तो जानो मानो जानो मानो इस तरह के शब्द आएंगे, ठीक है। जैसे थी किस अनंग के धनु की वह शिथिल सिंजनी दुहरी, अलबेली बहुलता या मानो सूर्य की नौ लहरी। तो ये मानो, जानो, मानो इस तरह के शब्द का इस्तेमाल होगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा रस में बता देता हूं, रस में अस्थाई भाव आपसे परीक्षा में खूब पूछता है, अस्थाई भाव। जैसे श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में अस्थाई भाव क्या होता है, रति, ठीक है। इसमें वियोग श्रृंगार का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, तो वो सब याद रखिएगा। अभी अलंकार हो गया, रस हो गया, और भाषा और बोलियां, ये भी विद इन वीक में पढ़ाया हूं, इस वजह से यहां बहुत ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं। आप जाकर के एक बार डिटेल में चीजों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वीर रस में क्या होता है, उत्साह, रणवीर चौकड़ी भर भर कर, ठीक है, इस तरह से होता है। तो वहां पर वीर रस, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे चीर दूंगा, ये सब क्या होता है, रस आता है। यहां पर जिसको बोलने से मात्र से उत्साह आ जाए वहां पर क्या होता है, वीर रस होता है। करुण रस, जहां शोक की बात आ जाए, ठीक है, किसी का देहांत हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, वहां पर शोक वाली बात आ गई तो वहां पर करुण रस होता है। हास्य रस में हंसने वाली बात आ जाती है। भयानक रस में भय की बात आ जाती है। रौद्र रस में क्रोध की बात आती है। विभत्स में जुगुप्सा, ठीक है, जुगुप्सा याद रखिए, जुगुप्सा याद रखिए। अच्छा, जुगुप्सा में एक चीज और याद रखिए, जैसे क्या बोलते हैं, जिनको देख करके घृणा आ जाए आपके मन में, उनको भी कहा जाता है विभत्स या जुगुप्सा। जैसे लाश सड़ रही है, ठीक है, बजबजा रही है, तो वहां पर क्या है, घृणा आ जाएगी, ओहो कितना गंदा, तो विभत्स याद रखेगा। अद्भुत में विस्मय या आश्चर्य, और शांत रस में निर्वेद या वैराग्य, ठीक है, तो याद रखेगा। इसी तरह एक वात्सल्य भी है, वो भक्ति से संबंधित है। आगे देखिए, अगर हिंदी भाषा और बोलियों के बारे में बात करें तो खास करके हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है। अलग अलग जगह से इनका उत्पत्ति माना गया है। जैसे पूर्वी हिंदी जो है यह अर्धमागधी से निकला हुआ माना जाता है, बिहारी को मागधी से निकला हुआ माना जाता है, पश्चिमी को और राजस्थानी दोनों ही सौरसेनी से निकला हुआ माना जाता है, जबकि पहाड़ी हिंदी को खस सौरसेनी या भ्रंशी कहते हैं, इससे निकला हुआ माना जाता है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पश्चिमी हिंदी की बात करूं तो पश्चिमी हिंदी जो भारत के पश्चिम साइड में बोली जाती हो, ठीक है, पश्चिमी हिंदी, इसका जन्म सौरसेनी से हुआ है। इसमें कई सारी उपभाषाएं और आती हैं, जैसे खड़ी बोली, ये दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती हैं। इनको स्पेशली कौरवी का नाम दिया जाता है, ठीक है, कौरवी। दूसरा है ब्रज भाषा, ब्रज के क्षेत्रों में आगरा, मथुरा, वृंदावन, यहाँ पर क्या है, ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है। आगे कह रहे कन्नौजी कन्नौज में, ठीक है। बुंदेली दोस्तों ये बुंदेलखंड के पास, छतरपुर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में। बांगरू ये रोहतक, ये हरियाणा के पास पड़ता है, दिल्ली से आगे, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर हरियाणवी भी इसको कहा जाता है। इसी तरह से राजस्थानी, इसका जन्म भी सौरसेनी से हुआ माना जाता है। जयपुरी हो गया, जयपुर में बोला जाता है। निमाड़ी याद रखिए, खंडवा मध्य प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे दे रहा है मालवी दोस्तों, मालवा के पठार के पास है मालवी, उज्जैन में। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, क्षिप्रा नदी को, ठीक है। मारवाड़ी ये जोधपुर हो गया, ठीक है, वहां पे बोला जाता है, जोधपुर, बीकानेर। भील वहां की बहुत बड़ी जनजाति उनके नाम पर पड़ा है, तो राजस्थान याद रखेगा। इसी तरह से पूर्वी हिंदी पूर्व के साइड में, ठीक है। अगर इस माना जाए तो बिहार वाले साइड में खासकर है यहाँ पर अवधि। और इसमें देखिए एक चीज याद रखेगा, अगर आप पूरे भारत में किसी चीज को सेंट्रल लाइन नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि लखनऊ कहीं ना कहीं अलग हो जाता है। लखनऊ में देखेंगे, लखनऊ वाली जो अवधि है वो पूर्वी में आता है, और बगल में फिर आगरा है। लखनऊ से बहुत ज्यादा दूर आगरा नहीं है, तो आगरा है, तो आगरा के पास जो ब्रज भाषा है वो पश्चिमी में आ जाता है, ठीक है। तो ये आप समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। बघेली देखिए, बुंदेली आपका पश्चिमी में आता है और बघेली आपका पूर्वी में आता है। छत्तीसगढ़ी रीवा उत्तर प्रदेश के पास बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी एक अलग भी होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। बिहारी दोस्तों ये मागधी को बोला जाता है, जबकि यहां पर अर्धमागधी था, अब अर्धमागधी अपभ्रंश से निकला हुआ है, ठीक है। बिहारी यहां पर भोजपुरी हो गया, मगही हो गया और मैथिली हो गया। पहाड़ी हिंदी दोस्तों ये खस और अपभ्रंश और सौरसेनी से निकला हुआ माना जाता है। कुल्लुई दोस्तों कुल्लू मनाली के पास में कुल्लुई बोली जाती है। गढ़वाली टेहरी गढ़वाल का नाम सुना होगा, उत्तराखंड में वहां बोली जाती है। कुमायूनी अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, वहां बोला जाता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं मैराथन क्लास, वैसे तो मैं पहली बार बना रहा हूं, आज तक मैंने मैराथन क्लास नहीं दिया है।
है किसी को। हाँ, एक बार मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पे मैराथन क्लास लाया था, आप जाके देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में गांधी ईरा के नाम से एक वीडियो है, गांधी ईरा, जिसमें 2 अक्टूबर को गांधी जयंती था। तो मैंने सोचा एक बार गांधी जी के बारे में बताता हूं, और जब बताने लगा गांधी जी के बारे में तो 1947 तक बता डाला। ठीक है, मतलब उनके जन्म से लेकर 2 अक्टूबर 1869 से लेकर के, ठीक है, जब उनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी को, वहां तक की पूरी कहानी मैं बता डाला, आजादी के बाद तक की कहानी। तो एक मैराथन वीडियो भी था। एक बार और मैंने बनाया था मुगल काल, पूरा मुगल काल एक वीडियो में। ठीक है, तो इस तरह से कभी कभार आ जाता है, लेकिन हिंदी का मैराथन क्लास से इस तरह की पहली क्लास आई है। अगर आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस तरह की क्लास आप दिया करिए, तो ऐसा नहीं सिर्फ एक विषय में, हर एक विषय का मैराथन क्लास तैयार करके आपको दे दिया जाएगा, ताकि एग्जाम में आपको फायदा मिल जाए। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, आपसे बहुत कुछ डिमांड नहीं कर रहा हूं, बस इतनी डिमांड है, वीडियो को शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।